मुगल उदय और पतन, बाबर और अकबर की विजयों से शाहजहां के शानदार निर्माण तक और औरंगजेब के पतन में समाप्त हुआ। क्या कभी ऐसा लगा है कि इतिहास की कुछ कहानियां बिल्कुल किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसी होती हैं? खैर, आज की हमारी ये चर्चा कुछ ऐसी ही है। आज हम इस बात की तह तक जाने वाले हैं कि कैसे महज 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी फौज ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने पूरे 300 सालों तक भारत पर राज किया। ये मुगलों के उभार, उनके चरम और फिर अचानक हुए उनके पतन की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। इस पूरी टाइमलाइन को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। मुगलों का आना, सत्ता के लिए उनका संघर्ष और वापसी, उनका विस्तार और सुनहरा दौर, उनकी बेहिसाब दौलत और वास्तुकला, और अंत में वो क्रूरता जिसने इस पूरे साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मुगलों का आगमन और बाबर का वो साहसिक कदम जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1526 के पानीपत के पहले युद्ध से। और यहां जो सबसे हैरानी की बात है वो है दोनों सेनाओं के बीच का भारी अंतर। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी जिसमें 1 लाख सैनिक और 300 युद्ध हाथी शामिल थे, और दूसरी तरफ बाबर जिसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। बाहर से देखने पर यह लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म लग रही थी, लेकिन बाबर के पास एक तुरुप का इक्का था। भारत के युद्ध इतिहास में पहली बार इस्तेमाल हो रहा बारूद और तोपखाना। ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं थी, ये एक मास्टरमाइंड मिलिट्री ऑपरेशन था। बाबर ने सबसे पहले खाइयां खुदवाईं ताकि दुश्मन की सेना आसानी से आगे ना बढ़ सके। फिर उसने बैलगाड़ियों को चमड़े की पट्टियों से बांधकर एक लंबी कतार बनाई और उनके बीच की खाली जगहों पर अपने तीरंदाजों और तोपों को बहुत ही चालाकी से तैनात कर दिया। नतीजा, तोपों की उस भयानक आवाज से लोदी के वो 300 हाथी इतने घबरा गए कि उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। मतलब दुश्मन के हथियार को ही दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। और जरा बाबर की सेना की इस तकनीकी क्षमता पर गौर करते हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। उनके तीर 600 मीटर तक मार कर सकते थे, यानी करीब 7 फुटबॉल के मैदानों जितनी दूरी। हर 5 सेकंड में एक तीर दागा जा रहा था, और वो भी 4,000 पाउंड के जबरदस्त दबाव के साथ। इसी अचूक और घातक सैन्य रणनीति के दम पर बाबर ने सिर्फ 43 साल की उम्र में दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव रख दी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संघर्ष और सत्ता की वापसी। हुमायूं का वो दौर जो उतार चढ़ाव से भरा रहा। साम्राज्य शुरू होते ही लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। बाबर का बेटा हुमायूं स्रोतों की माने तो काफी शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके अपने ही भाई सत्ता के लिए उसके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। 1539 और 1540 में शेरशाह सूरी से मिली हार के बाद तो हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। 15 साल, जी हां, पूरे 15 साल उसने निर्वासन में एक नई सेना बनाने में लगा दिए। 1555 में उसने दिल्ली की सत्ता वापस तो पा ली, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी साल अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, विस्तार और वो सुनहरा दौर जिसे महान शासक अकबर ने आकार दिया। हुमायूं की मौत के वक्त अकबर की उम्र महज 12 साल थी। अपने सेनापति बैरम खां की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद अकबर ने गद्दी संभाली। और देखिए, वो सिर्फ एक ऐसा शासक नहीं था जिसने जिजिया कर हटाया या धर्मनिरपेक्ष नीतियां अपनाई, बल्कि वो एक कमाल का मिलिट्री इनोवेटर भी था। उसके पास दुश्मन के कवच को चीरने वाला दमिश्क स्टील था, हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए भारी भरकम जीरा बख्तर था, और दूर से ही खौफ पैदा करने वाली मैचलॉक बंदूकें थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण 1568 का चित्तौड़ का घेराव है। अकबर जानता था कि उस अभेद्य पहाड़ी किले पर सीधे हमला करना बेवकूफ़ी होगी, तो उसने क्या किया? उसने पहाड़ के नीचे एक बहुत विशाल भूमिगत सुरंग खुदवा दी। इस सुरंग के जरिए उसके सैनिक सीधे किले तक पहुंच गए और राजस्थान के वीर राजपूत योद्धाओं को हराने में कामयाब रहे। ये वाकई एक तरह की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। और इन सब रणनीतियों का क्या फल मिला? 25 लाख! अकबर का साम्राज्य फैलते फैलते 25 लाख वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्र में बदल गया। उसने सच में भारत को एक शक्तिशाली और एकीकृत साम्राज्य बना दिया था। और जब साम्राज्य इतना बड़ा हो तो अगला कदम होता है समृद्धि। हमारा चौथा भाग इसी बारे में है, संपत्ति, वास्तुकला और मुगलों का आर्थिक चरम।
अकबर ने जो मजबूत जमीन तैयार की थी, उसी पर जहांगीर और फिर शाहजहां ने दुनिया का सबसे अमीर दौर देखा। जरा इस एक आंकड़े पर ध्यान देते हैं, 1/4। शाहजहां के शासनकाल में पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का पूरे 25% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत में पैदा हो रहा था। आर्थिक ताकत के मामले में भारत उस वक्त दुनिया के बिल्कुल शिखर पर था। जब इतनी बेहिसाब दौलत हो तो उसका असर वास्तुकला पर भी दिखना तय है। इसी दौर में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई। मोती मस्जिद, दुनिया भर में मशहूर ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और वो बेशकीमती हीरों से जड़ा मयूर सिंहासन, ये सब शाहजहां के ही दौर में बने। ये वो इमारतें हैं जो आज भी भारत की ऐतिहासिक पहचान मानी जाती हैं। लेकिन ठहरिए, हर चमकती चीज हमेशा वैसी नहीं रहती। इस सुनहरे दौर के बीच कुछ बड़ी दरारें भी पड़नी शुरू हो गई थीं। विदेशी हमलों का खतरा बढ़ रहा था। दिए गए स्रोतों के मुताबिक 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने शाहजहां को हराया और वो मशहूर हीरो से जड़ा मयूर सिंहासन अपने साथ लूट कर ले गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और नाटकीय सवाल पर आ खड़े हुए हैं। आखिर इतने विशाल साम्राज्य का, जो दुनिया की 1/4 दौलत पैदा कर रहा था, उसका पतन कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ढह गया? जवाब हमें इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से में मिलता है। क्रूरता और पतन की वो नीतियां जिन्होंने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। इस पतन की जड़ में थी उत्तराधिकार की एक बहुत ही खूनी जंग। शाहजहां का चुना हुआ वारिस दारा शिकोह था, जो शांत था और सभी धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन दूसरी तरफ था औरंगजेब। 1658 में औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए सारी हदें पार कर दी। उसने अपने ही भाई का सर धड़ से अलग करवा दिया और अपने पिता शाहजहां को किले में कैद कर दिया। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने उन सभी नीतियों को पूरी तरह पलट दिया जिन्होंने इतने सालों तक इस विशाल साम्राज्य को जोड़ के रखा था। स्रोतों से हमें पता चलता है कि उसके दौर में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए और भयानक कत्लेआम हुए। इन फैसलों का नतीजा ये हुआ कि मराठाओं और राजपूतों ने जबरदस्त विद्रोह कर दिया और इन लगातार चलने वाले युद्धों ने मुगल खजाने और संसाधनों को पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया। और फिर क्या था? ये महान साम्राज्य बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद सत्ता कमजोर शासकों के हाथ में आ गई। इसी खालीपन का फायदा उठाकर ब्रिटिश सेनाओं ने आसानी से भारत में अपने पैर जमा लिए और अंत में 1862 आते आते अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की म्यांमार में निर्वासन में मौत के साथ ही इस साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? 300 सालों की बेहिसाब दौलत, ताकत और शानदार वास्तुकला की विरासत महज असहिष्णुता और कुछ क्रूर फैसलों की वजह से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दब गई। कल्पना से परे इस सुनहरे युग का अचानक हुआ ये पतन आज की दुनिया और महाशक्तियों के लिए क्या सबक छोड़ जाता है? क्या महज कुछ नीतियां और आपसी विभाजन किसी भी ताकतवर साम्राज्य को राख में बदल सकते हैं? खैर, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।